हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार एनसीईआरटी की आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं। आज हम लोग क्लास 8th ज्योग्राफी की क्लास शुरू करेंगे और पहला चैप्टर है संसाधन। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको मैं बताता जाऊँगा, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर और पहला टॉपिक देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा वही संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी से कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि राजू अब जानना चाहता है कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। तो कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को संसाधन के रूप में तभी माना जाएगा जब उसका कुछ क्या हो जाएगा, मूल्य। तो याद रखिएगा, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसके मूल्य प्रदान करते ही सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। अब मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के लिए उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। ये न्यू एनसीईआरटी है 2023-24 की शब्दावली। पेटेंट का मतलब है इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक शब्द आया है प्रौद्योगिकी, इसको भी समझते चलिए। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही इसे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ है, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं संसाधनों के प्रकार की। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है।
चलिए प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु है, नदी है, झील का जल है, मृदा है, खनिज है, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती। अब आपको खेती तो मिल गई है, लेकिन इसमें मशीन लगा करके ही तो इसकी गुड़ाई, निराई, बुआई की जा सकती है ना। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो आपके जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनके दो भाग हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, पुनः उनको बनाया जा सकता है। इनमें से कुछ असीमित हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के लिए बहुत से भागों में बड़ी समस्या बनी हुई है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होती है, जैसे पेट्रोल का निर्माण। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, क्योंकि पृथ्वी हर जगह समान नहीं है। संसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसीलिए हम लोग जैसे जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। तो क्या मनुष्य संसाधन है? याद रखिएगा, विशिष्ट प्रकार का है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोग मानव संसाधन, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या कह रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। चलिए बात करते हैं संसाधन संरक्षण क्या होता है। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, वहाँ पर ना तो छाया थी ना कुछ खाने पीने को था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी अम्मा को अपने सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से इस बारे में बात क्यों नहीं करते? एक है सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जा सके। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना है।
सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधन को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह बहुत ही अच्छा कार्य है। जस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट कहा, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। चलिए, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ठीक है, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, आइए जान लेते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधन के ह्रास को कम करना, पर्यावरण के व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होगा। ठीक है, और लगातार हम लोग एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग क्लास 8 की ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, जिसमें चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए, तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में मांबा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपने माँ का हाथ बटाती है, अपने भाइयों की बकरियों को देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार की साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के एक भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों, प्रौद्योगिकी के उपयोग के भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। क्या आप जानते हैं, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक, भूमि पर। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग पर आवास योग्य भूमि नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण
विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़, स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। चलिए आगे चलते हैं। भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योग की स्थापना। साधारण इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग केवल भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। सामुदायिक का मतलब होता है जिस पर सबका अधिकार हो। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधियों, बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, याद रखिएगा। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। भूमि के अनुसार परिवर्तन दिखा। देखिए एक समय भूमि बहुत खाली थी, फिर एक मकान बना, फिर यहाँ ढेर सारे मकान हुए, आज ये देखिए पूरा शहर बस गया है। कैसे परिवर्तन हुआ है? चलिए, भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या, इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि बड़ी पैमाने पर विनाश हो रहा है। इससे प्राकृतिक संसाधन को समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ। भूस्खलन पढ़ लेते हैं, पहले दिया गया है। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप से परिभाषित किया जाता है। प्रायः भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह के कुछ समय के लिए अवरुद्ध करता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भाग में भूस्खलन एक मुख्य विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। चलिए, एक वस्तु स्थिति का अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांगपिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय मार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव से तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। चलिए, न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने में शक्ति मिली। भूस्खलन उत्पन्न होने से कौन कौन से कारक हैं, का प्रबंधन कैसे करना है। कुछ प्रविधियां दी गई हैं। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को
आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। चलिए अब आगे आपको एक इमेज दिखाया गया है। ये हिस्सा है ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, बीच का हिस्सा है बालूगाद क्ले के साथ उपमृदा, पीला वाला है अपक्षयी चट्टानी पदार्थ और नीचे है जनक चट्टानी। अपक्षय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना। चलिए ऊपर जो लिखा था उसके आगे, तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए मृदा का पिक्टोग्राफ, यह है मृदा। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात, प्राणीजात, सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता, ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। ठीक है, मृदा से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं आगे। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की जो है मृदाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कौन कौन सी होती हैं। मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप जल वायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृत जैव पदार्थों की भूमि और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। चलिए मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और छेड़ता मृदा संसाधन के लिए 2 प्रमुख खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है जिससे मृदा आर्द्रता रुक जाती है। ठीक है, मल्च बनाना है ये। वेदिका फार्म, समुच्च रेखीय जुताई। ठीक है, रक्षक मेखला। चलिए वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई से ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। चलिए समोच्च रेखीय रेधिकाएं, समोच्च रेखाओं पर रेधिकाएं बनाने के लिए पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रेधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। ये आपको दिया गया है क्रियाकलाप। आगे है चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न एकांतर जो है कतारों में उगाई जाती हैं फसलें। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। चलिए अब चलते हैं जल पर। एक टॉपिक और समझ लीजिए, कह रहा है एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। आपसे क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में प्रारंभ हुआ। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह से 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल
केवल 2.7% है। अब ये पूछा जा सकता है कितना प्रतिशत है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ और चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुंच के बाहर केवल 1% आलवण जल उपलब्ध है और वह मानव का उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में विद्यमान है। चलिए, कुछ क्रियाकलाप आपको दिया है, इस देख लीजिए। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करता है। आपसे ये क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है। इसीलिए अब देखिए कितना क्या करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। पीने में लगभग 3, खाना बनाने में 4 लीटर, नहाने में 20, शौचालय फ्लशिंग में 40, वस्त्र धोने में 40, बर्तन धोने में 20, बागवानी में 30। इस तरह आप इसको 150 कर सकते हैं। इसलिए आलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है, इसीलिए इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण, वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा नियंत्रण गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योग तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। क्या आप जानते हैं जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.5 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुओं से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अगला है जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग इसे और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशक जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बाह्य स्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र को स्प्रिंकलरों से सिंचित करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। आगे एक टॉपिक दिया गया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। क्या है? कह रहा है कि अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना, एक विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसत 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। चलिए, प्राकृतिक वनस्पति वन्यजीव। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न जगहों से एकत्रित की गई। मोना एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ ये जूट से बना है। क्या आप टोकरियाँ दीप छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आद्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जस्सी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थे। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधों में अनेक भिन्न भिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं।
प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के जुड़े एक सक्रिय से क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर जुड़ी हुई हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहा जाता है। वनस्पति और वन्यजीव बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे इनमें इमारती लकड़ियाँ देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं, हमें फल, लैटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफेनाक, एस्पिरिन अथवा इब्रूफेन जैसी पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जक तुरंत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। याद रखिएगा, डाइक्लोफेनाक से गिद्ध बहुत मरे हैं। आगे कह रहा है कि वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव आते हैं। इनमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त करते हैं। ठीक है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है, पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के लिए एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसीलिए प्राणी चाहे कितने बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में अनिवार्य हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कह रहा है, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वृक्ष और घास उगते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियों में गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों को टुंड्रा वनस्पति और मांस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछली दो शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनमें कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन को संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। वन हमारी संपदा हैं। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं, कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव अप्राकृतिक कार्य हैं, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। इनमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या है। में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक संपत्ति और वन्यजीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आद्य भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अर्थात हमें इनका क्या करना है, हमें इनका जो है बचाना है, इनको बचाना है। आगे कह रहा है, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों की प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि ये विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र कहलाता है। पारितंत्र
बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेर, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी ITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की गई। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों को संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य बनता है। आगे है शब्दावली जैवमंडल निश्चय। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। क्या आप जानते हैं CITES, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणियों पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियाँ आरक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रबाल, ऑर्किड और एलो इसके कुछ उदाहरण भी हैं। अरे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका CTET का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा और लगातार हम लोग क्लास 8 के NCERT कर रहे हैं और आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 3 कृषि से संबंधित चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना विलंब करते हुए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, गुरमीत मधु टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए खाद डाल रहा है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण है उससे संबंधित है। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीयक क्रियाएं जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, विज्ञान, तकनीकी प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं। एक शब्द लिखा है एग्रीकल्चर। शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर या एग्री से है, जिसका अर्थ मृदा और कल्चर है, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। अब आपसे पूछेगा कृषि कैसी क्रिया प्राथमिक है? फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुपालन इसमें सम्मिलित है। विश्व में 50% से लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में जुड़े हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है, जहां फसल उगाते हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। चलिए, ये आपको क्षेत्र दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये वाले हिस्से में जो आपका कह सकते हैं उत्तर अमेरिका का हिस्सा है, इसके कुछ क्षेत्रों में आपको जो है देखने को मिलेगी यहाँ कृषि होती है। फिर ये थोड़े थोड़े क्षेत्रों में यहाँ हो रही है आपका, ये जो नीचे आपका हिस्सा है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। फिर ये कुछ क्षेत्रों में, और यहाँ देखिए हर जगह खेती नहीं है और भारत के लगभग सभी जगहों में खेती बहुत अच्छी होती है। चलिए, क्या आप जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एग्रीकल्चर कृषि, सेरीकल्चर रेशम कीट, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूरों खेती, हॉर्टिकल्चर वाणिज्यिक उद्योग। एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला, इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। विटीकल्चर या इसे द्राक्षा कृषि कहते हैं, अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर या उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूलों और फलों को उगाना, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में आता है।
कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। तो अब ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, फिर से समझिएगा ये लाइन को। देखिए महत्वपूर्ण निवेश में क्या क्या है, तो बीज है, उर्वरक है, मशीनरी है, श्रमिक है, ये सभी के सभी निवेश हैं। इतनी चीज़ें निवेश होती है। जुताई, बुआई, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सिंचाई, निराई, कटाई इसकी संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। जैसे ये निवेश है, प्रक्रम है, निर्गत है, मशीनरी है, बीज है, रसायन है, जुताई है, बुआई है, छिड़काव है, उसके बाद फसल है। मानवीय निवेश है, भौतिक निवेश में सूर्य प्रकाश, तापमान, मृदा, ढाल, वर्षा, भंडारण, श्रम, मशीनरी और रसायन। ठीक है, भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेशक का आपको समझाया गया है। चलिए, जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़ानाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर कृषि में दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है निर्वाह कृषि, दूसरी है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक का मतलब ही धन से होता है, निर्वाह का मतलब जीवनचर्या से होता है। चलिए, निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि और आदिम कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। अब निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, गहन कृषि और आदिम कृषि। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब गहन कृषि क्या होती है समझ लीजिए। गहन कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में उपयुक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम कृषि क्या है, में स्थानांतरित कृषि और चलवासी जो पशुचारण है वो शामिल है। स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में अनेक नामों से जानी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूमिंग कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में रूका कहते हैं, मलेशिया में लदान कहते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं भर भर के। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि है वो जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसके बाद वाणिज्यिक कृषि क्या है। चलिए वाणिज्यिक कृषि की बात करते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या है, आइए समझते हैं। इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर में बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धनकाल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है।
मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। चलिए आगे बात करते हैं रोपड़ कृषि की। वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। चलिए ये आपको दिखाया गया है केले की रोपण कृषि मुख्य फसल। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा इसकी मुख्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य जो है पेय फसलें हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं चावल की। विश्व की यह मुख्य खाद्य फसल है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, वर्षा की आवश्यकता अधिक होती है। यह फसल चीकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है। अनुकूलन जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 बार फसलें इसकी उगाई जाती हैं। चलिए गेहूं पर चलते हैं। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा, शस्य कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाहित दुमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट मोटे अनाज के रूप में भी इसे जानते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाया जाता है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। क्या आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं जिसे आप लोग गाँव में भुट्टा भी कहते हैं। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। अब आपसे पूछता कपास है इसके लिए पाला रहित दिन कितना, तो 200 से लेकर के 210 पूछा जाता है। जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती, किस मृदा में सर्वोत्तम उगती? जलोढ़ में। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के उत्पादन में अग्रणी हैं। ठीक है, कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। अब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ये कहानी है। ठीक है, चलिए बता ही देता हूँ। कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में कॉल्दी नामक एक अरब वासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछलकूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को खाकर देखा जिन्हें उनकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसे आनंद के भाव अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। चलिए कॉफ़ी पर चलते हैं। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। तो कॉफ़ी के लिए दोमट मृदा। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। चलिए चाय, कह रहा है चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित
दुमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। आगे चलिए। खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोत वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फॉर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तु स्थिति का अध्ययन की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानते हैं। भारत का एक फर्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा किसान है। लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार में वर्ष में एकांतर पर खरीदता है। उसको जो भूमि है उर्वर है। वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई करने के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और 2 मुर्गियां हैं। वह निकट के शहर में एक सहकारी भंडारण में दूध बेचता है। वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति के बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसीलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका पर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फॉर्म का औसतन आकार भारतीय फॉर्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फॉर्म का आकार 250 हेक्टेयर का होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कितने हेक्टेयर का होता है, इंपॉर्टेंट है। किसान सामान्यतः फॉर्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एशिया में स्थित अयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुँचाने वाले पीड़कों को नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर मृदा और नमूनों का मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है, उसमें पर्याप्त पोषक तत्व हैं या नहीं। ये परिणाम जो होरन के वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। वह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीजों, बोने की मशीनों, संतलक, संयुक्त हेक्टेयर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार से संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। ठीक है, ये 8th क्लास की ज्योग्राफी आज हम लोग चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे, उद्योग। और याद रखिएगा जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको मैं बताता चलूँगा, अंडरलाइन करता चलूँगा। आप अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर के बैठेगा, उनको नोट करते चलेगा। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए चलते अपने टॉपिक पर बिना विलंब किए हुए। चलिए पार्ट 4 है जिसका नाम है उद्योग। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की एक लंबी प्रक्रिया के बाद
आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है, लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में इसको परिवर्तित किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथ में पहुंचती है। ये सभी प्रोसेस आपने जो देखा, जो समझा, ये था कैसे एक पेड़ से एक कागज़ तैयार होता है, उसकी यात्रा। आगे हम आपसे बात करते हैं, देखिए, यात्रा आरंभ, कागज़ निर्माण, पुनः चक्रण। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा आपने देखा, लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार आपसे पूछा जाता है उद्योग का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा आर्थिक गतिविधि से, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, आइए समझते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। अब आपसे पूछ लेगा उद्योगों का वर्गीकरण कैसे होता है, तो कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर होता है। कच्चा माल क्या है? कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। मतलब वो चीज़ कृषि से मिल सकती है कच्चा माल, खनिज के रूप में भी हो सकता है लोहा तांबा, समुद्र से मिलने वाली वस्तु हो सकती है, वन से मिलने वाला उत्पाद हो सकता है। याद रखिएगा ये करंट एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे 2023 और 24 की। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा कि क्या चीज़ें हो सकता है परिवर्तित हो, तो करंट एनसीईआरटी आपको करवाई जा रही है। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण है। तो आपको कृषि से क्या क्या मिलता है? पहला तो खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी के उत्पाद, चर्म उद्योग। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का जो है उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे भारी मशीन बनाना है, भवन निर्माण करना है, रेल के डिब्बे बनाना है। समुद्र आधारित उद्योग में सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वन से प्राप्त उत्पाद का उपयोग जब कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी एवं कागज, औषध रसायन, फर्नीचर, भवन निर्माण, ये सभी के सभी आपके वन आधारित उद्योग से संबंधित है। आकार, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा है। आकार का क्या क्या कॉन्सेप्ट है? पूंजी की राशि कितनी है, उसमें जो नियोजित लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, और जो उत्पादन करना है उसकी मात्रा कितनी है, 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, 1000 किलो। आकार के आधार पर उद्योगों को दो प्रकार के बांटे गए हैं। जैसे जो आकार होगा भाई, एक आप सुने हो एक फैक्ट्री है जो एक दिन में 1000 पैकेट बिस्किट बना सकती है, और एक कंपनी है जो एक दिन में 1 करोड़ पैकेट बिस्किट बना सकती है। मतलब एक लघु आकार का उद्योग है, एक वृहद आकार का उद्योग है। तो इसी प्रकार इसको दो भागों में बांटा गया, लघु आकार का उद्योग और बृहद आकार का उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। ठीक है, जो लघु आकार का है इसे ही कुटीर भी कहते हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण है।
बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त जो प्रौद्योगिकी है वो उच्च स्तर की होती है। रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं उनके उदाहरण हैं। बात आती है स्वामित्व की। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे पूछ लेगा कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया। पहला निजी क्षेत्र, दूसरा राज्य स्वामित्व जिसे सार्वजनिक, जो राज्य का स्वामित्व है वही सार्वजनिक क्षेत्र है। संयुक्त क्षेत्र राज्य और निजी का मिला जुला रूप है। सहकारी क्षेत्र भी इसी संयुक्त में कई लोगों का होता है, जैसे कई संगठन मिलते हैं, और सहकारी में जो सरकारी और प्राइवेट दोनों का मिक्सचर होता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व संचालन सरकार द्वारा, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। संयुक्त का मतलब ही जुड़े रूप से होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं, याद रखिएगा। सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी। चलिए, एक उद्योग के अवस्थिति संबंधी कारक, जिसमें पहला है संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल। अगर आप किसी चीज़ की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, मान लीजिए ये आपकी फैक्ट्री है, बात को मेरी बहुत ध्यान से समझ लेगा। आप एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लेना होगा? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मेरे पास भूमि हो। भूमि के बाद आप क्या ढूंढेंगे? आप जल की व्यवस्था करेंगे। फिर आप परिवहन, संचार, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, इन सब में प्रमुख होता है बाजार, क्योंकि आप मार्केट के हिसाब से ही अपने उद्योग का क्या करते हैं, उसका विस्तार करते हैं। तो इस जो मार्केट होती है, जो बाजार होती है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके उद्योगों पर। चलिए, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, आप उसी जगह उद्योग डालेंगे जहां आपको सुलभ कच्चा माल मिले। भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत या अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। औद्योगिक तंत्र पर चर्चा करते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम, निर्गत शामिल है। अब आपसे पूछेगा औद्योगिक तंत्र में क्या क्या चीज़ें शामिल है, तो पहले निवेश है, फिर प्रक्रम है, फिर निर्गत है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और जो है अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं, जैसे कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करना। निर्गम अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। निर्गम का मतलब है अंतिम उत्पाद, जैसे आपने पार्ले जी बिस्किट बना लिया, अब उसको मार्केट में बेच दिया, उससे जो आपको बेनिफिट मिला। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत, ये सभी के सभी निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई, ये प्रक्रम है। उसमें इतने प्रक्रम किए गए, और कमीज जिसे आप पहनते हैं वही है अंतिम उत्पाद। ठीक है, वही है अंतिम उत्पाद, अर्थात वही आपका निर्गत कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए औद्योगिक प्रदेश की चर्चा अब हम आपसे करते हैं। चलिए, कह रहा है औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप,
पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। याद रखिएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको ये मैप दिखाया गया है और इस मैप में आपको दिखाया गया विश्व की औद्योगिक जो पट्टी है और औद्योगिक प्रदेश। तो ये आपका देखिए, ये औद्योगिक प्रदेश है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इन सब जगहों पर आपको जो ब्लैक डॉटेड है वो औद्योगिक प्रदेश आपको दिख रहा है। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। आगे आपसे बात करते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे, समूह, बंगलौर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापत्तनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। चलिए अब बात करते हैं औद्योगिक विपदा की, ठीक है। और आइए देखते हैं, ये जो औद्योगिक विपदा की चर्चा यहाँ की गई है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन बना है, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। चलिए, उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 दिसंबर 1984 को लगभग 0.30 बजे घटित, यहाँ मतलब 12:30 बजे कह सकते हैं, अब तक की सबसे त्रासपूर्ण जो है औद्योगिक घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में, कौन सा था, यूनियन कार्बाइड का हाइड्रोजन साइनाइड था, प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोनाइट गैस का रिसाव हुआ। कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोनाइट, MIC। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक से अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षात्मक विकृति, आंतशोथ विकृतियों से आज भी वो पीड़ित हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें बात किया गया है 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोगिम में गैस को विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वो जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। जोखिम कम करने के उपाय, घने बसे आवासीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र से बहुत दूर रखना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रयोगों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उत्पन्न किया जाना चाहिए, उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों की भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। चलिए आगे आपसे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। प्रमुख उद्योगों का वितरण, विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे चर्चा है इसमें शब्दावली एक है प्रगलन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं के उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है।
यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचना है, उसके साथ साथ लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा, ठीक है, और जैसी अन्य धातुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्यता, कठोर, दृढ़ और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क, 1 टन चूना पत्थर, 1 टन इस्पात। ठीक, आपको दिखाया गया है कि कैसे चीज़ें तैयार होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ये आपको दिखाया गया है लौह अयस्क, चूना पत्थर, कोक। झोंका भट्टी है, गर्म वायु है, ये प्रगलित लोहा है, ये धातुमल है, कचड़ा। झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात तक। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका उपयोग करते हैं या तो लोहा या इस्पात से बने अथवा अन्य धातुओं से निर्मित औजार और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो रिक्शा सामान्यतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुई जिनका उपयोग आप करते हैं वो भी इस्पात से बनती हैं। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से जो है बेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन में तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के संयंत्र प्रातः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित है जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला के क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थे। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय एक बहुत विशाल हो गया। लौह अयस्क विदेश से आयात करना पड़ता था। 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति, 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति। ठीक है, 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। आगे कह रहा है सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया। बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। अब ये आपको कुछ डायग्राम दिखाया गया है। मुख्य सड़क, रेलवे लाइन। चलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये देखिए, अब ये है आपका खरकई नदी है, स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, टाटा इस्पात का कार्य आपको ये दिखाया गया है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें यहाँ है पूरा आपको यहाँ पर इसका नक्शा दिखाया गया है। ठीक है, चलिए साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलवे मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेप के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था।
जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती थी। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इसमें रसायन इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादर, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समकालीन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी, जो कि अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्वप्रवाह पर स्थित है, याद रखिएगा। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग की स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोघेला और अल्गहनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। पिट्सबर्ग बहुत बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोघेला और अल्गहनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिल के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। क्लास 8 की ज्योग्राफी का आज ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 5 मानव संसाधन। ठीक है प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठेगा। जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं बताता चलूँगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते अपने पहले टॉपिक पर और देखते हैं क्या बात की गई है। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन है, तो लोग जो होते हैं वो भी सबसे बड़े संसाधन है। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षित और अप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। स्वस्थ, शिक्षित और अप्रेरित लोग। अन्य संसाधनों की बात मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। चलिए, क्या आप जानते हैं मेरे विद्यालय में 500 बच्चे, मेरे गांव में 1000 लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? ठीक है, विश्व में लगभग 6.5 अरब लोग हैं। मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVYE को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना था। चलिए, जनसंख्या वितरण की बात करते हैं। भूपृष्ठ पर जिस तरह लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के केवल 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र पौधखाने बसे तो कुछ बरले बसे हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका से घने बसे क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुववृत्त के दक्षिण की ओर अपेक्षा विषुववृत्त के उत्तर में अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के आधार 3/4 लोग 2 महाद्वीपीय एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी 10 देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। एशिया में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं,
मध्य एशिया व दक्षिण अफ्रीका में, उत्तर अमेरिका में आपको दिखाया गया है कि कितने कौन से लोग किस टाइप के रहते हैं। चलिए आगे बात कहा गया है, ये है जनसंख्या मिलियन में आपको दिखाया गया जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएसए, भारत, चीन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। जनसंख्या का घनत्व, क्या आप जानते हैं भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या का घनत्व पृथ्वी पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में है। चलिए आगे कह रहा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक, स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण, सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स, हिमालय जैसे पर्वत विरले बसे हुए हैं। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में वांगही, चोंगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरले जनसंख्या वाले हैं। खनिज, खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज में इन क्षेत्रों में लोग रहने के लिए प्रेरित किया है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। जीवन प्रत्याशा, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके उदाहरण है। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। जनसंख्या परिवर्तन की बात हम करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन है। विश्व की संख्या जो जनसंख्या है वो स्थिर नहीं रही, कई गुना बढ़ी है, जैसे 6.3 में दिखाया गया है आपको यहाँ पर। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ। मानव इतिहास की लंबी अवधि में 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसीलिए वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब, प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम से कम जनसंख्या दुगनी 6 अरब। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर का कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रहे। जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र में विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्र रूप से बढ़ना है। आप्रवास का मतलब है जब व्यक्ति नए देश में जाता है। उत्प्रवास का मतलब है जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। याद रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है। प्रवास एक अन्य कारण है जिसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे होते हैं जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी। सूडान एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रकृति है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय
क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊँची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। आगे बात करते हैं जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों को इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। आगे बात करते हैं, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितने स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, स्वास्थ्य की दशा क्या है। एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए रुचिकर विविध जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयुलिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, क्या क्या दर्शाएगा। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है कि जनसंख्या पिरामिड क्या क्या दर्शाता है। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का आकार विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे, निचला भाग। अभी आपको पिरामिड के द्वारा दिखाया गया है, आप लोग इसको देख करके समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि उसमें जो दिखाई गई यह जन्म स्तर की दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों को 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शा, मृतकों की संख्या को दर्शा रहा है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित 15 वर्ष से कम आयु के, वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के और आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया। देखिए आपको ये दिखाया गया है, चार्ट है, आप लोग इस चार्ट के माध्यम से अपने आप को समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो लिखी गई हैं, वो यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, एक देश जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसीलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में हो जाती है और कुछ ही बड़े होते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड के द्वारा दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं, या भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा अपेक्षा अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। अगला है, कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों के आधार का पिरामिड सकरा है। घटे मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक दृष्टिकोण जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारत राष्ट्र भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।